नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा वेदरिंग। जैसे कि हम जो आपका चट्टानें हैं और खनिज हैं उनकी वेदरिंग कैसे या उनका अपक्षय किस प्रकार से होता है, ठीक है। और हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या होता है एक्चुअली? वेदरिंग जो आपका होता है, वेदरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ब्रोक्ड अबाउट बाय फिजिकल केमिकल मीन्स रिस्पेक्टिवली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ रिगोलिथ। तो कुल मिला के इसमें क्या बताया गया है कि जो आपका वेदरिंग क्या होता है, अपक्षय होता है। और अपक्षय से मतलब क्या कि जो आपकी चट्टानें होती हैं और खनिज होती हैं वो किस तरीके से उनका टूटती हैं, उनका विघटन या अपघटन किस प्रकार से होता है। और जो ये टूटने के बाद क्या बनाता है, रिगोलिथ बनाता है। अब रिगोलिथ क्या होता है? तो जो रिगोलिथ होता है वो आपका इसी का हिस्सा होता है। जब आपकी मृदा बनना शुरू होती है तो जो सबसे पहली स्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिगोलिथ बोलते हैं। जिसको हम किसके अंडर रखते हैं, जब आप पढ़ेंगे इसकी सतह तो ए होता है, ठीक है। सोलम में ए और बी सतह को लिया जाता है। उसके बाद जो सी सतह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिगोलिथ बोलते हैं। जब आप सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे तब आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम फिर इसका क्या होता है कि टाइप्स ऑफ वेदरिंग, अपक्षय के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, अपक्षय 3 प्रकार से होता है जनरली। कौन कौन सा प्रकार होता है? या तो आपका फिजिकली और मैकेनिकली वेदरिंग होती है, जिसमें क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन होता है मतलब क्या होता है, विघटन होता है। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय होता है। दूसरा आपका क्या होता है, केमिकल वेदरिंग, या फिर उसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन, इसमें अपघटन होता है। और चौथा आपका क्या होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसमें कि दोनों डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन दोनों होते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा रहेगा फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग, हिंदी में जो रहेगा बच्चों के लिए वो है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय विघटन। तो क्या होता है, देखिए कि जो फिजिकल वेदरिंग या फिर मैकेनिकल वेदरिंग होती है ना, तो इसमें क्या होता है, आपका डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अब तो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो आपका कॉन्सिलेट जो मैसिव रॉक्स हैं या जो बड़े बड़ी चट्टानें होती हैं आपकी, वो क्या होती हैं, टूट के उनके छोटे छोटे पीस बन जाते हैं, ठीक है। और मिनरल्स जो होते हैं, बड़े बड़े मिनरल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, खनिज हैं, वो भी टूटते हैं और वो छोटे आकार में बदल देते हैं। इसमें क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग में उसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज होता है, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ उसके रहते हैं, जो उसके गुण रहते हैं आपके खनिज के या फिर चट्टान के, वो वैसे ही बने रहते हैं, ठीक है। और इनके जो मेन कारक होते हैं या फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण ये फिजिकल वेदरिंग होती है, तो वो होते हैं जैसे कि आपका वो उसका स्टेट कैसा है, जैसे रॉक्स का या चट्टानों का स्टेट कैसा है कि वो किस अवस्था में है। उसके बाद दूसरा आपका पॉइंट होता है टेम्परेचर। फिर होता है वाटर का, कि आपका जो पानी है वो पानी किस तरीके से तोड़ता है। और हवा, और कुछ समटाइम्स क्या होता है, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फिनोमिना भी होता है, ठीक है ना। तो एक एक करके हम इसको अच्छे से समझेंगे। पहला जो आपका आएगा, फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं चट्टानों का जो स्टेट, वो है स्टेट या फिर अवस्था किस प्रकार की है, ठीक है। तो जो चट्टानें क्या होती हैं, अगर ये जो चट्टानें हैं, अब वो चट्टानें किस तरीके की हैं, आपकी जो चट्टानें बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, कोरस हैं, है ना। और उनके बीच में क्या है कि उनका स्टेटस कैसा है कि वो डेंसिटी कितनी है। अगर उनकी हाई डेंसिटी है, जैसे कि बेसाल्ट होता है, या आप क्वार्ट्ज समझ लीजिए, तो क्वार्ट्ज क्या होगा, क्वार्ट्ज के अंदर बहुत हैवी, मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा कि जो कण रहेंगे वो आपस में एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं। जबकि क्या होता है कि जो आपके जो पोरस होते हैं, तो पोरस जो भी पोरस होंगे, जैसे कि सैंड स्टोन है आपका, तो पोरस होगा तो उसमें क्या होगा कि जो कण हैं, कण के बीच में दूरी होती है, कहीं छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं।
तो वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और वो ईजिली क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, है ना। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, जैसे चट्टानों की भौतिक स्थिति ये हो गया। उसके बाद आता है आपका दूसरा कारक या दूसरा फैक्टर जो है वो रहता है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर डायोडिनल टेम्परेचर होता है। अब डायोडिनल टेम्परेचर का मतलब आप समझते हैं कि जब दिन और रात दोनों टाइम में क्या होता है कि दोनों टाइम में अंतर आता है टेम्परेचर का, कि सुबह का जो तापमान होता है और शाम का तापमान होता है, उन दोनों तापमान में अंतर होता है। जैसा आपने देखा होगा कि जनरली जब हम वेदर फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि 23 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो रोज़ का टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है, ठीक है ना। तो उस टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं उनमें बदलाव आता है। अब किस तरीके से बदलाव आता है कि जैसे आप मान लीजिए एक आपकी चट्टान है या फिर एक आपका पत्थर है, मिनरल खनिज है, तो उस खनिज की जो ऊपरी सतह होगी और अंदरूनी सतह होगी, तो उन दोनों में क्या हो जाएगा कि जब चट्टान आपकी जो ऊपरी सतह है उसके ऊपर जो टेम्परेचर कैसे हो जाएगा कि लाइट पड़ेगी। अब लाइट पड़ेगी तो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, लेकिन जो अंदर की सतह होगी वो ठंडी होगी। तो क्या होता है कि कभी कभी ये बार बार होता है, तो बार बार होने के कारण इसमें क्या आ जाता है, चेंजेस, टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, तो एक्सपांसन होता है ना। अब फूलता है, एक्सपांसन हो जाएगा, फूलेगा आपका और फिर श्रिंक होगा, फिर फूलेगा, फिर श्रिंक होगा। तो इससे क्या होता है कि जो बीच का एरिया है आपका और ऊपर का टेम्परेचर है, तो क्या हो जाएगी, जो ऊपर की आपकी परत है वो टूट जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस पे ऊपर की पपड़ी सी अलग हो जाएगी और जो अंदर का एरिया है वो जो एक्सपांड नहीं हो पा रहा था वो वाला। तो क्या होगा, जैसे कि आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए आपकी एक चट्टान है, ये एक पत्थर है या खनिज है। तो इसके अंदर जब सूरज की किरणें यहाँ से इस पर सीधे पड़ेंगी तो इसकी जो लेयर होगी ये क्या होगी, थोड़ी एक्सपांड होगी, ये यहाँ की जगह यहाँ तक जाएगी, ठीक है। और जो आपका अंदर का एरिया होगा, डायोडिनल टेम्परेचर होने के कारण टेम्परेचर में बदलाव होगा तो इसमें अंतर आएगा, जबकि इस वाले एरिया में कोई अंतर नहीं आएगा, ये एक्सपांड नहीं होगी। तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से इस तरीके से ये पपड़ी जैसी छोड़ती जाएगी। ये आपने देखा भी होगा कि पपड़ियाँ छूटती हैं, ठीक है। और ये जो बीच का एरिया है ये रह जाता है, फिर ये अलग अलग टूट जाती हैं, है ना। सिमिलर और क्या होता है कि देखिए, जब जो आपकी चट्टानें होती हैं तो चट्टानों के कलर या खनिज का जो आपका कलर रहता है वो कलर टेम्परेचर में बहुत इफेक्टिव रहता है। जो डार्क कलर होता है वो क्या करता है, रेडिएशंस को ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। जो आपकी रेडिएशंस आती हैं, किरणें आती हैं, उनको बहुत एब्जॉर्व करेगा। तो जो ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा तो मतलब जो आपका टेम्परेचर होगा या तापमान होगा उसमें अधिक बदलाव होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उतना और ज़्यादा जल्दी उसको तोड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखा जाता है कि जो क्वार्ज होता है आपका, तो क्वार्ज क्या होता है, फेल्ड्स्पार के 2 गुना घनित्व, उसका घनत्व ज़्यादा होता है, जैसा मैंने अभी घनत्व के बारे में बताया था, ठीक है। फिर जब अगर देखा जाए तो क्या होता है, जो टेम्परेचर है आपका, है ना, वो अलग अलग होता है। तो अंदर की साइड में फ्रेगमेंटेशन आसानी से हो जाएगा। अब इसी के कारण क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा कि जो आपका तापमान है, तापमान के कारण बीच में जो हो गई आपकी सरफेस और ऊपर वाली सरफेस, तो उन दोनों सरफेस के बीच में तनाव और खिंचाव आएंगे। तनाव और खिंचाव आने के कारण वो अपनी सरफेस को छोड़ देगा और वो अलग हो जाएगा। जिस तरीके से आपके जो कीट होते हैं उनमें मोल्टिंग होती है ना, वो अपनी परत को छोड़ते हैं ताकि वो और बड़े हो पाएँ, है ना, उस तरीके से। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन कहते हैं। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ एक्सफोलिएशन। तो द रिमूविंग ऑफ अपर पार्ट ऑफ द एनी या अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट ऑफ एनी रॉक और मिनरल कॉल्ड एज एक्सफोलिएशन ड्यू टू टेम्परेचर। इसके बाद हम देखेंगे, फिर आता है एक्शन ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो पानी के कारण भाई किस तरीके से बदलाव आ जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है और बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट और प्रभावी होता है। क्यों, क्योंकि पानी क्या करता है कि जब आपका पानी है जहाँ से निकलता है, जो उसका स्रोत होता है, तो वहाँ पे क्या होता है,
स्रोत के पास में ये सकरा होता है। जैसे आपकी नदियाँ निकलती हैं तो वो ऐसा तो है नहीं कि एकदम खुल के बहती हुई निकलती हैं, वो किसी पतली धारा से निकलती हैं। तो जब ये पतली धारा में होता है तब इसकी क्या होती है, टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसके अंदर पावर ज़्यादा होता है और वो ये हैवी चीज़ को ज़्यादा दूर तक धक्का या उसको अपने साथ बहा के ले जा सकता है। तो पानी क्या करता है, ज़्यादातर पानी जो है वो डिसइंटीग्रेट कर देता है, ट्रांसपोर्ट करता है और डिपॉजिट करता है। ये इसकी कैपेसिटी होती है, या फिर आप कह लीजिए ये इसकी टेंडेंसी होती है ना। मतलब क्या है कि ये विघटन आसानी से कर लेता है और एक एक जगह से एक चट्टान या एक पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और तेज़ी से ले जा सकता है। और फिर क्या करता है कि किसी चीज़ में जैसे जो सीमेंटिंग एजेंट होंगे, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं आपके, तो उनको जमाने में एक जगह अपनी जो निचली सतह होती है वहाँ पे जमाने का काम ये आसानी से करता है। ठीक है। जैसे कि इसमें बताया है कि जो आपका 15 से 30 सेंटीमीटर की अगर मान लीजिए कोई धारा है तो वो क्या करती है, और जो 1.2 मीटर टू 9 मीटर इस स्पीड से वो किसी मतलब एक मीटर एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में 1 से 1.5 मीटर या फिर 9 मीटर तक सैंड, ग्रेवल और स्टोन, जो आपका मतलब छोटे पत्थर बड़े और उससे बड़े, तो इनको ले जाने की इसके अंदर क्षमता होती है ना। फिर जब बात आता है और क्या होता है कि जितना ज़्यादा सस्पेंडेड रहेगा वो, उसमें जितना ज़्यादा डूबा रहेगा उतना जल्दी वो क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और वो उतना जल्दी टूटेगा, क्योंकि वो क्या होगा, उसके साथ फ्लो में बहेगा बहुत तेज़ी से। इसी प्रकार क्या होता है, ये तो आपका जैसे नॉर्मल एरियाज़ होते हैं उन एरिया की है, लेकिन जहाँ जहाँ पे होती है सर्दी या फिर ठंडा मौसम रहता है, तो कोल्ड रीजन्स होते हैं ना, तो उस एरिया में क्या होता है कि जो आपकी चट्टानें होती हैं तो उनके बीच में क्या छोटे मोटे दरारें होती हैं, तो उन दरारों में जब पानी जाता है बरसात के कारण, तो वो पानी क्या हो जाता है, उनमें स्टोर होता है। फिर जब जमावट होती है तो क्या होता है कि जब पानी अपने आप को जब बर्फ़ में कन्वर्ट करता है तो अपने से 9% ज़्यादा जगह को, स्पेस को घेरता है। तो जब वो ज़्यादा जगह को घेरने की कोशिश करता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जब वो अपने एरिया को ज़्यादा घेरेगा, अब ज़्यादा घेर रहा है तो वो प्रेशर लगाता है, तो दो चट्टानों के बीच में प्रेशर आता है और प्रेशर आने के कारण क्या होता है कि दरारें बढ़ जाती हैं, तो आपकी चट्टानें 2 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में इस तरीके से और दूर दूर हो जाएंगी, है ना। ये देखिए जैसे कि क्या होता है, ये कितना प्रेशर तक लगा सकता है, तो ये 1465 मेगाग्राम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में इतना ज़्यादा प्रेशर लगाता है और इतना ज़्यादा गैप लाने की इसके अंदर टेंडेंसी होती है ना। और फिर तीसरी एक और चीज़ क्या होती है इसी के तहत में, कि जो आपका कोल्डर रीजन होते हैं, जो ठंडे रीजन होते हैं, तो वहाँ पे जब ज़्यादा भार हो जाता है ना, किसका क्या हो जाता है इसका, फिर क्या होता है कि देखिए तो यही होता है ना, जब दरारें बढ़ जाती हैं तो वहाँ से जो छोटे छोटे खनिज होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अपनी जगह को छोड़ देते हैं, वहाँ से बिखर जाते हैं और वो बिखरने के कारण प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो चट्टानें क्या होती हैं, जब भारी जब जो आपकी चट्टानें होती हैं उनका प्रेशर बढ़ने के कारण उनमें वजन भी बढ़ता है, और वजन बढ़ने के कारण जब प्रेशर देती हैं तो वो दरारें आने के कारण वो क्या करती हैं, अपनी जगह को छोड़ती हैं और वहाँ से खिसकती हैं। खिसकने से क्या होता है कि जब वो चट्टानें एक जगह से खिसक के दूसरे के ऊपर गिरती हैं तो वहाँ पे जो चट्टानें होती हैं वो धीरे धीरे उसके कारण टूट जाती हैं, है ना। और टूटने के कारण और मतलब क्या हो जाता है, छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, तो उसी को हम क्या सिंपली वेदरिंग या फिर अपक्षय कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वाटर एक्शन। उसके बाद क्या विंड का एक्शन क्या होता है, तो देखिए जब हवाएं हैं तो हवाएं क्या करती हैं, जो हवा होती है वो इरोजिव और ट्रांसपोर्टिव इफेक्ट डालती हैं। इरोजिव और ट्रांसपोर्टिव इफेक्ट क्या होता है, जो कटाव वाला इफेक्ट होता है ना। तो कटाव किस तरीके का कटाव, मान लीजिए देखिए जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सैंड, सिल्ट और क्ले के, जिसको आपके मिट्टी वाले पार्टिकल्स होते हैं, तो ये अधिकतम कहाँ पे होती है, सरफेस सॉइल पे होती है और शुष्क एरिया में ज़्यादातर, जैसे जो आपका राजस्थान रीजन है, ड्राई एरियाज़ हैं, या फिर आपका गुजरात रीजन है, तो इस वाले एरिया में क्या होता है ज़्यादा जगह होती है, तो हवा जब तेज़ी से चलती है तो छोटे छोटे कणों को धीरे धीरे अपने साथ उड़ा के
बहुत दूर तक ले जाती है। और धीरे धीरे इस तरीके से जब ये कण एक दूसरे से उड़ते हैं और उड़ने के कारण एक दूसरे से टकराते हैं तो इनका क्या होता है और ब्रेक डाउन हो जाता है और ये छिल जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद कुछ एक एक्शन होता है एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फिनोमिना होता है। तो क्या होता है, जब बरसात होती है आपकी तो बिजली कड़कती है, और बिजली कड़कने के बाद क्या करती है बिजली बिजली क्यों कड़कती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं चार्जेस होते हैं, बहुत सारे हैवी चार्जेस। तो वो अपने आप को डिस्चार्ज या फिर अपने को अर्थिंग लेने के लिए वो पृथ्वी पे गिरती है, ठीक है। अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए पृथ्वी पे गिरती है। जब पृथ्वी पे गिरती है तो वो क्या कर देती है, जो चट्टानें होती हैं वो इस प्रेशर से वो गिरती है तो उनको उनके बीच में दरारें ला देती है और तोड़ देती है वो चट्टानों को, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दूसरा टाइप रहेगा, वो क्या रहेगा, केमिकल वेदरिंग या फिर रासायनिक अपक्षय या फिर अपघटन हम जिसको बोलेंगे। तो ये क्या होता है, देखिए केमिकल वेदरिंग, आप फिजिकल वेदरिंग में आपने देखा कि क्या होता है कि वहाँ फिजिकल वेदरिंग में सिर्फ बदलाव आते हैं, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं, जबकि उसके गुण में कोई बदलाव नहीं आता। जबकि क्या होता है कि जो आपका केमिकल होते हैं या रासायनिक तौर पे इनके जो गुण होते हैं उनमें भी बदलाव आ जाता है ना। और ये एक तरीके से दूसरे तरीके के बन जाते हैं। ये ज़्यादातर खनिजों में होता है ना। एक खनिज अपना प्राइमरी से सेकेंडरी खनिज बन जाते हैं, तो इस रासायनिक के कारण होता है वो, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो, और ये क्यों होता है, तो देखिए इसमें इसके पीछे रीज़न रहता है कि जो आपका ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बोलते हैं एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं कहीं ना कहीं अपक्षय को कराने में मदद करते हैं। क्यों, क्योंकि ये कुछ टाइप के एसिड्स बनाते हैं, है ना। और वो एसिड क्या होते हैं, जो आपके मिनरल्स होते हैं उनके साथ में रिएक्ट करते हैं और उनका रिएक्ट करने के बाद उनको तोड़ते हैं, उनके गुण को बदल देते हैं, ठीक। तो ये सारे के सारे बदलाव इन्हीं के कारण आते हैं। तो इसको हम एज डिटेल देखते हैं आगे। तो पहला आपका जो प्रकार है इसमें सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हिंदी में आप इसको विलयन बोलते हैं या फिर घोल बोल देते हैं। तो क्या होता है कि पानी बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो पानी क्या करता है, पानी क्या करता है, जब बरसात होती है तो बरसात होने के कारण या फिर सिंचाई करने के कारण आप किसी भी स्रोत के थ्रू जब पानी आता है तो या तो आपके जो या आप अपने खेतों में लगा रहे हैं, खेतों को छोड़िए, हम वेदरिंग की बात कर रहे हैं तो हम चट्टानों की बात करते हैं, चट्टानों और खनिजों की बात करते हैं। जब उन पे पानी गिरता है तो पानी गिरने के कारण क्या होता है कि उनके अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स भी रहते हैं, है ना, खनिज रहते हैं, लवण रहते हैं। तो वो लवण क्या होते हैं, पानी के साथ उनकी टेंडेंसी होती है घुलने की, वो क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और फिर कुछ सिंपली घुल जाते हैं, जबकि कुछ सिंपली जो जैसे नमक है वो सिंपल घुल जाता है। जो नहीं सिंपली घुलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे गैसेस होती हैं, जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल जाता है तो ये क्या करता है, कार्बनिक एसिड बना लेता है। और कार्बनिक एसिड है या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, तो ये एसिड्स क्या करते हैं, बहुत सारे खनिजों को घोलने की क्षमता रखते हैं और ये क्या करते हैं, घोल देते हैं। घोलने के कारण क्या हो जाता है, पर्कुलेशन होता है। जब पर्कुलेशन होता है तो वो नीचे ज़मीन में घोल चला जाता है, ठीक है। उसी को हम, जब हमारे पोषक तत्व पानी के साथ मिलके नीचे चले जाते हैं ज़मीन के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं, ठीक है, निश्चलन, हिंदी में निश्चलन भी बोला जाता है उसको। तो वो कहाँ से होता है, वो सब कुछ यहीं से होता है ना। आफ्टर दैट हम आगे चलेंगे और फर्दर डिटेल के लिए देखिए, मैं ये इसीलिए मैं पॉज करके चलाता जा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं उसको और डिटेल में बेटर, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया ही है कि सिंपली क्या हो जाता है, वाटर डिज़ोल्व हो जाता है। तो वाटर डिज़ोल्व हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड है पानी के साथ मिलती है तो क्या बनाती है, कार्बनिक एसिड बना लेती है ना। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो इसके कार्बनिक एसिड के साथ घुल जाता है तो कैल्शियम रिमूव हो जाता है। तो क्या होता है कि जब ये सॉल्यूशन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जब डिज़ोल्व हो जाता है, अब कुछ मटेरियल मान लीजिए किसी घर में से एक मेंबर 2 मेंबर चले गए
तो उनका क्या हो जाएगा, उस घर का इम्बैलेंस हो जाएगा। जैसे उस घर में कमाने वाला जो है, अब किसी घर में एक मुखिया है, वो कमाता है, अगर वही इन केस मर जाए या इन केस वो छोड़ के चला जाए, अलग हो जाए, तो क्या हो जाएगा कि वो फैमिली इम्बैलेंस हो जाती है। फिर वो किसी दूसरे के भरोसा किसी और पे डिपेंडेंसी ढूंढती है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, चार्जेस का इम्बैलेंस हो जाता है, और चार्जेस का इम्बैलेंस होने के कारण फिर कोई दूसरा आके या दूसरे एलिमेंट्स आके जब इससे कंबाइंड होंगे, फिर ये नए कंपाउंड्स बनाएंगे या फिर नया यौगिक बनाएंगे। और जो जब नया यौगिक बनेगा, तो इस तरीके से फिर क्या हो जाएगा, जब नया यौगिक बनेगा, नया मुखिया बनेगा, तो वो नया मुखिया, उसके रूल्स होंगे, वो अपने हिसाब से उस परिवार को चलाएगा। तो हो सकता है कि वो उसके साथ में आप कंफर्टेबल हों या ना हो। सिमिलर चीज़ इसके साथ होती है, ठीक है। आफ्टर दैट जो आता है आपका हाइड्रेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं हम जल योजन, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रेशन मतलब क्या होता है कि सीधा जो आपका अणु होते हैं, जो, या फिर आप सीधा बोल लो जल, H2O जो होता है, H2O के रूप में कंबाइंड होता है। पानी का पूरा हाइड्रेटेड मटेरियल या हाइड्रेटेड मोलिक्यूल्स आप बोलोगे H2O, वो क्या होता है, सीधा H2O कंबाइंड होता है, ठीक है ना। तो जब वो H2O किसी के साथ कंबाइंड हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, उस जो भी, जैसे आपके थोड़ी सी मिट्टी देख लीजिए, कड़क मिट्टी है, बहुत हार्ड मिट्टी है, उसमें अगर आप पानी डाल देते तो उससे क्या हो जाती, उसकी चमक चली जाएगी, मिनरल्स या खनिज होंगे उनकी चमक चली जाएगी, लस्टर चला जाता है, ठीक है। और वो क्या हो जाते हैं, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो उनकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, टूटने की या फिर अपक्षय होने की, विघटन होने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, और वो आसानी से टूट जाते हैं। और ये प्रोसेस हाइड्रेशन पूछा जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, और आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें कि सेकेंडरी मिनरल्स को सबसे ज़्यादा किस प्रोसेस से टूटते हैं, या वेदरिंग किस प्रोसेस से वेदरिंग होती है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, ठीक है ना। सेकेंडरी मिनरल्स किससे वेदर होते हैं, हाइड्रेशन से। जैसे कि आपका इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हेमेटाइट है, ठीक है ना, हेमेटाइट वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जब मिल जाता है तो वो क्या बनाता है, लिमोनाइट बनाता है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे क्या था, वाटर का मॉलिक्यूल H2O आके यहाँ पे मिला, तो हेमेटाइट से वो लिमोनाइट बन गया। फिर आपका जो बॉक्साइट होता है Al2O3, तो उसके साथ जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन या 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं, गिब्साइट बना लेते हैं। जो आपका कैल्शियम सल्फेट होता है एनहाइड्रेटेड होता है, एनहाइड्रेटेड मतलब सूखा, ठीक है। जब एनहाइड्रेटेड वाटर के साथ कंबाइंड होता है तो क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपने गुण भी बदल देते हैं। मैंने जैसे आपको बताया है कि रासायनिक में क्या होता है, गुण भी बदल जाते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद आता है आपका हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोजन वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल किससे बना होता है, H2O। तो हाइड्रोजन H2O क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्साइड आयन OH वो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो इसमें क्या हो जाता है कि ये बहुत ड्रास्टिक मॉडिफिकेशन होता है ना, मतलब ये विघटन होता है, वो भारी संशोधन हो जाता है। भारी संशोधन मतलब पूरा स्ट्रक्चर में और उसके कंपोजिशन में, उसमें क्या क्या कंपोजिशन क्या हो जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक, किसी मिनरल्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं वो उसके कंपोजिशंस हो जाएंगे, तो वो सब कुछ उसको चेंज कर देता है, ठीक है। और ये जनरली किस में होता है, ये भी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोलाइसिस वेदरिंग के लिए मतलब जो आपके प्राइमरी मिनरल्स होते हैं उनकी वेदरिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो वो कौन होता है, हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें कंटिन्यू में बताया कि जो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन इसके बीच में ये टूट जाता है ना। तो ये टूटने के बाद में क्या करता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं तो वो जैसे मैंने बताया था सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब जहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता है, मैंने आपको पहले बताया है कि चार्जेस का इम्बैलेंस हुआ। अब चार्जेस का इम्बैलेंस होने के कारण ये क्या करते हैं कि उनकी जगह ले लेते हैं, ठीक है, उनकी जगह ले लेते हैं। अब जैसे 2 पॉजिटिव आयन कैल्शियम है, कैल्शियम किसी जगह से हटा तो उसकी जगह क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन आयन जाके उसमें जुड़ जाएंगे। अब जो 2 हाइड्रोजन आयन उसमें जाके जुड़े, कैल्शियम रिमूव हो गया वहाँ से, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, पूरा कंपाउंड चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि मुखिया बदल जाएगा यहाँ पे, है ना। अब मुखिया बदलेगा तो उस परिवार के लक्षण भी बदल जाएंगे। जैसे मुखिया
ट्रीट करेगा वैसे उसके परिवार वाले साथ में उसके चलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब इसमें जनरली क्या होता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो डिज़ोल्व कर देता है। अब वो डिज़ोल्व हो गया तो वो क्या करेगा, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करेगा। अब हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटीज़ जब बढ़ेंगी मतलब क्या होगा, आदान प्रदान किनका, आयनों का, जो चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, इनका आदान प्रदान बढ़ेगा। और जब इनका आदान प्रदान बढ़ेगा तो बदलाव बहुत तेज़ी से और ज़्यादा होंगे, है ना। इसके बाद जो जैसे कि देख लीजिए, आपको फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि आपका पोटेशियम KLSI3O8 है, ठीक है, ऑर्थोक्लेज जिसको हम बोलते हैं। तो ऑर्थोक्लेज में क्या हो जाएगा, अब वाटर है, ये HOH इसलिए लिखा गया है, इसको H2O नहीं लिखा गया क्योंकि यहाँ हाइड्रोलाइसिस की बात हो रही है। तो H पे क्या होगा, पॉजिटिव आयन होगा, OH पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन होगा। तो ये पोटेशियम को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। हाइड्रोजन किसकी जगह चला गया, पोटेशियम की जगह। अब पोटेशियम की जगह हाइड्रोजन चला गया और पोटेशियम कहाँ पहुँच जाता है, जो इसका OH आयन है वो उसके साथ में, है ना। तो वो KOH बन के अलग हो जाता है। और इसी तरीक़ा से यही प्रोसेस क्या करती है, जब आपका जो खेत होते हैं तो खेत में जब पोषक तत्व है, जैसे पोटेशियम आपको चाहिए रहता है, तो पोटेशियम कौन ला के देता है, ये हाइड्रोलाइसिंग प्रोसेस होती है, तब आपके खेत में पोषक तत्व मिलते हैं। तो एक्सचेंज रिएक्शंस भी इनको कहा जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल भी आपको दिया है तो वो आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद हम चलते हैं आगे, मॉस्कोवाइट। अब मॉस्कोवाइट है, मॉस्कोवाइट से क्या बनता है, इलाइड बनता है। तो ये चेंजेस बताया है कि मॉस्कोवाइट से क्या बनता है, इलाइड बनता है। तो मॉस्कोवाइट कैसा होता है कि ये माइका होता है। मॉस्कोवाइट आप सभी जानते होंगे, माइका होता है। माइका किस तरीके का माइका, ये जो सफ़ेद वाला माइका होता है उसको हम मॉस्कोवाइट कहते हैं। तो जब इसमें बदलाव आता है तो ये क्या बना लेता है, इलाइट बना लेता है ना। तो इलाइट कैसे, और ये किस तरीके का होता है, इलाइट 2:1 टाइप का प्राइमरी मिनरल होता है, आपका प्राथमिक खनिज होता है ना। और इसके अंदर क्या टेंडेंसी होती है, जैसे कि मोन्डमोनाइट होता है, उस खनिज के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो एक्सपांड होता है और वो क्या करता है, चेंज एक्सपांडेबल मिनरल होता है। मतलब क्या हो जाए, नॉन एक्सपांडेड और एक्सपांडेड क्या होगा, एक्सपांड होना मतलब अपने आप को फुलाना या अपनी जगह को जितनी एरिया है उससे ज़्यादा जगह को घेरना, वो एक्सपांसन हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो स्वेलिंग या सूजन जब आ जाती है तो हमारा एक ऐसा शरीर होता है वो सिंपली और ज़्यादा जगह को कवर करता है, ठीक है। तो इसमें एक जैसे आपको एग्जांपल दिया है तो उसको आप देख लीजिए, जैसे कि KAl3Si3O10OH2 है ना। तो ये नॉन एक्सपांड, ये इलाइट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके के कब बनेंगे, तो ये जब तब बनेंगे जब आपका यहाँ पे कोलाइडियल रेंज आने लगेगी। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो मॉस्कोवाइट है जब वो टूटेगा, जब उसके साथ में हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगी तो वो क्या बनाएगा, इलाइट टाइप के मिनरल्स को बनाएगा, है ना। और इसमें क्या होगा कि जो आपका पोटेशियम होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। अब पोटेशियम लॉस्ट होगा, अब वो लॉस्ट होके वो कहाँ जा रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मॉस्कोवाइट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पोटेशियम आपका कहाँ जा रहा है। तो वही पोटेशियम किसके द्वारा, घोल के रूप में आ जाएगा। जब घोल के रूप में आएगा तो उसको आपका पौधा ले लेता है, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए। देन इसी के बाद आपका आता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो जब ज़्यादातर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीकरण आप हिंदी में इसको बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन वही सिंपल प्रोसेस होती है कि ऑक्सीजन जब आगे जुड़ता है, जैसे अभी तक हम वाटर मॉलिक्यूल्स को जोड़ रहे थे खनिज के साथ में, अब खनिज के साथ में या रॉक चट्टान के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, और ये जनरली किसके बाद होता है, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के बाद होता है ना। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के बाद ही क्यों होता है, तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के बाद क्या हो जाता है, चार्जेस का इम्बैलेंस, चार्जेस चेंज होते हैं, फॉर्म चेंज होते हैं। तो वहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन के पास 2- आयन होता है, O2- हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को जो वहाँ पे खाली जगह होगी या वैकेंसी होती है, उस वैकेंसी को ये ऑक्सीजन फुलफिल कर देता है, समझ गए।
फिर जनरली देखा होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब भी आप पढ़ते हैं, आपने शायद पहले भी जब 12th में पढ़ा होगा, इससे पहले केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये जनरली किसमें जो मैग्नीज आयन है, आपका आयरन है ना, और सल्फ़र है, इनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस ज़्यादातर होती है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, आयरन का ही दिया है, तो 4FeO3, ठीक है, ये क्या अभी इम्बैलेंस है, प्लस जब उसके साथ अगर ऑक्सीजन आयन आके मिल जाता है तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, 2Fe2O3 में। मतलब जो पहले ये फेरस कंडीशन में था, ठीक है, फेरस फॉर्म में था, अब ये क्या हो जाता है, फेरिक फॉर्म में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, फेरिक फॉर्म में। ठीक है, इसी के रिवर्स होता है पूरा का पूरा आपका रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि फेरिक फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका वो कन्वर्ट हो जाता है फेरस फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और रिडक्शन में क्या होता है, या रिडक्शन कहेंगे या उसे अपचयन भी कहते हैं। तो अपचयन में क्या होगा कि ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, और उसमें उसमें क्या हो जाता है, आपका हटता है या फिर लॉस हो जाता है। ठीक है, और इसी के कारण क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस बनते हैं और वो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, है ना। उसके बाद आएगा आपका, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसको देख लीजिएगा आप चयन को। देन बात आती है आपकी कार्बोनेशन की। अब कार्बोनेशन क्या होता है, कार्बोनेशन भी एक सिंपल सी वही है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की जगह CO2 जुड़ता है। कि कौन जुड़ता है, कार्बन, ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है तो ये क्या करता है, किसी भी प्रोसेस को और जल्दी और तेज कर देता है। जो आपकी सड़ने गलने की क्षमता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे आ जाता है, वो सड़ाने गलाने में बहुत तेज़ी लाता है ना। वो इजीली डिकम्पोज कर देता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर के साथ मिलके कार्बनिक एसिड बना लेता है। और कार्बनिक कुछ खनिज होते हैं, वो क्या होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, कुछ खनिज होते हैं एसिड में घुलनशील होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड में, कुछ इनऑर्गेनिक एसिड में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके कारण ये जो कार्बोनेशन प्रोसेस होगी, तो उसमें आसानी से एसिड बनेगा, और एसिड बनेगा तो आपके जो खनिज होंगे वो जल्दी से घुलेंगे, टूटेंगे, या वेदरिंग होगी उनकी, अपक्षय होगा। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे CO2 है। अब CO2 मान लीजिए KOH है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो ये क्या बना लेगा, K2CO3। अब K2CO3 है, फिर उस K2CO3 जब आपका बना, तो K2CO3 किस वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे मिलता है, तो ये क्या बना लेता है, 2KHCO3। तो इसमें क्या होगा कि पोटेशियम आसानी से घुल गया है। ठीक है ना, अब पोटेशियम घुल गया है तो ये पोटेशियम इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, चट्टान जो होगी आपकी वो टूट के बिखरने में, और मतलब फॉर्म ही चेंज कर लेगी। तो प्राइमरी है, प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाएगी वही चट्टान, या वो प्राइमरी खनिज था, प्राथमिक खनिज था, वो सेकेंडरी खनिज बन जाएगा। ठीक है, और यही क्या होगा, जब घुलेगा तो जब सोल्यूबलाइज हो जाएगा, तो सोल्यूबलाइज होने के कारण क्या हो जाएगा, चट्टान क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब चट्टान वीक हो जाएगी तो वो आसानी से टूट जाएगी, है ना। देखिए बाकी इसमें प्रोसेस दी है वो आप देख सकते हैं। मैंने सिंपली आपको बता दिया कि कार्बोनिक एसिड बनेगा या फिर कार्बोनेट्स बनेंगे। देन हम आगे चलते हैं, इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि आपका लाइम स्टोन है ना, वो क्या करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट्स को कंटेन करता है, और वो क्या होते हैं, सीमेंट मटेरियल होते हैं। तो जो सीमेंट मटेरियल होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं कि ये जब टूटेंगे, तो टूटने के कारण नए मिनरल्स बनाने में आसानी होगी, है ना। तो ओवरऑल अगर हम मिला के कहें तो क्या कह सकते हैं कि जो आपका केमिकल वेदरिंग है वो क्या करती है, डिस्ट्रक्शन करती है ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इनटू द सिंपल न्यू कंपाउंड्स। मतलब जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती हैं या रासायनिक रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक रिएक्शंस के कारण जो फॉर्म है आपके जो मिनरल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अल्ट्रेशन हो जाता है उनमें, उनमें क्या आ जाता है, पूरा बदलाव आ जाता है। ठीक, एक फॉर्म से नया दूसरा फॉर्म बना लेते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद आपका जो आएगा बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो क्या होता है, जैविक
जैविक अपक्षय इसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, विघटन और अपघटन दोनों होता है। अब विघटन और अपघटन मतलब क्या है, जैसे कि फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होती है, उसी तरीके से जो जीवित, जितने भी जीवित जीव हैं यहाँ इस पृथ्वी पे, तो वो सारे जीव कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेदरिंग के, कि आपकी जो चट्टानें या जो आपके खनिज होते हैं उनको तोड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो मैन है, एनिमल्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, अर्थवॉर्म है, टर्माइट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक। अब मतलब देखिए एक एक करके मैं इनको और डिटेल में बताता हूँ कैसे इंसान कैसे करेगा। तो पहला पॉइंट आप देखिए, तो जो इंसान है वो क्या करेगा कि रोड बनाते हैं हम लोग, या फिर हम रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, चट्टानों की कटाई करते हैं, माइनिंग्स करते हैं। जब हम चट्टानों की खुदाई करते हैं, ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं, आप सपोज दैट एग्जांपल ले लीजिए, पन्ना है। ठीक, तो पन्ना में क्या होता है कि ज़्यादा हीरे मिलते हैं। अब हीरे मिलते हैं तो उसके कारण हम वहाँ माइनिंग करते हैं। माइनिंग करते हैं मतलब चट्टानों को काटते हैं, तोड़ते हैं, और वहाँ से हम क्या निकालते हैं, हीरे निकालते हैं। तो धीरे क्या कर रहे हैं, हम अपक्षय कर रहे हैं या वेदरिंग कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा तरीका, दूसरा जैसे कि एनिमल्स। अब एनिमल्स किस तरीके से, जब बात आ रही है फ़ौना की, ठीक है, तो फ़ौना में जो आपके जीव जंतु आ जाते हैं, ठीक है, तो वो कैसे कर रहे हैं। अब एनिमल्स की बात आ जाती है तो जैसे इंसेक्ट होते हैं आपके, या फिर रैबिट्स हैं, या फिर आपके रैट हैं, या टर्माइट्स हैं, है ना। ये लोग क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं जाके उस होल्स बना देते हैं चट्टानों के अंदर, धीरे 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 खोदते 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 टनल बना लेते हैं। ठीक है ना। या फिर होल बना लेंगे। अब उन होल बनाने और टनल बनाई, उन टनलों के थ्रू क्या हो जाता है, जब बरसात का पानी उनके अंदर भरता है तो वो क्या कर देता है, चट्टानों को थोड़ा सा जो घुलनशील, उसके चट्टान में जो घुलनशील पदार्थ होंगे वो घुल जाएंगे। अब वो घुल के जगह को और बढ़ा देंगे। जब और बढ़ा देंगे तो वो चट्टान क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और आसानी से उसका अपक्षय हो जाएगा, या वो विघटन हो जाएगा, या टूट जाएगी। ठीक है। देन उसके बाद आपकी जैसे बात आ गई एंड्स और टर्माइट्स की, जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या अर्थवॉर्म की, है ना। तो ये एंड्स और टर्माइट क्या करते हैं, ये गैलरीज बनाते हैं, है ना, पासेस बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो नीचे की मिट्टी है या नीचे के जो कण हैं उनको तोड़ तोड़ के ये ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, और ये ऊपर लेके आते हैं तो पूरा का पूरा एक रास्ता, पाथवे बना देते हैं, टनल्स बना देते हैं, गहरी गहरी गैलरीज बना देते हैं काफ़ी एरिया में। उनके थ्रू पानी उसके अंदर घुसेगा, और सेम कंडीशन जैसे मैंने पहले बताया, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ घुलनशील होंगे, वो घुल जाएगा, और ये क्या करते हैं, अपनी सांस के लिए ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो CO2 का परसेंटेज बढ़ेगा। अब CO2 का परसेंटेज बढ़ रहा है तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, उसमें जब वाटर जुड़ जाएगा, किसके माध्यम से वाटर ऐड होगा, वो रेन वाटर या फिर वाटर हार्वेस्टिंग, वो सिंचाई के कारण, आप जो आप इरिगेशन से यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से जब मिक्स हो जाएगा, और वो क्या करेगा, आपका अपक्षय करेगा, है ना। देन अगले आते हैं आपका, ये देख लीजिएगा, आसानी से पढ़ लीजिएगा पॉज करके। आफ्टर दैट फ्लोरा पे आते हैं। तो फ्लोरा क्या हो जाते हैं, प्लांट्स। तो जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्लांट्स की रूट होती हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं। अब वो बहुत गहराई तक जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि रूट्स के अंदर टेंडेंसी होती है, अगर थोड़ी सी भी जगह मिलती है तो उस गैप को वो अपने और बढ़ाती जाती हैं। ठीक है ना। और इस तरीके से चट्टानों के बीच में से देखा होगा ना आपने, रॉक्स के बीच में से पौधे उग जाते हैं, पेड़ उग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, दरारें, जो दरारें होती हैं हल्की सी, उनमें से उगते हैं, और उस चट्टान को प्रेशराइज करके दूर कर देते हैं, उसके बीच की दरार को और बढ़ा देते हैं। तो ये क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है ना। क्यों, क्योंकि ये फोर्स लगाते हैं, और वो क्या करता है, उनको अलग अलग हिस्सों में तोड़ देता है ना। और कुछ होती हैं, कुछ रूटें क्या जाती हैं, जैसे मिट्टी है उसके अंदर बहुत गहराई तक जाती है, तो अब गहराई तक जाने के बाद प्लांट डेड हो गया, तो वो फिर धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर देते, खा लेते हैं। ठीक है, अब खा लिया तो वो जगह क्या हो गई, खाली हो गई, स्पेस बन गया उसके बीच में। फिर वहाँ पे पानी भरेगा, और वो पानी जाएगा, उसी के साथ में जो सॉल्यूशन, मतलब जो पानी है, सॉल्यूशन बना के ले जाएगा, लीचिंग प्रोसेस होगी। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपक्षय के साथ होते हैं, या अपक्षय कराने में मददगार होते हैं, उसके कारक बन जाते हैं।
और रूट्स क्या होंगी, जैसे रूट जब सड़ेंगी गलेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। जब कार्बन प्रोड्यूस होगा तो वो क्या बनाएंगे, एसिड्स बनाएंगे। अब वो एसिड्स क्या करेंगे, वही सोल्यूबलाइजिंग का एक्शन होगा उनका, तो सेम काम वो यहाँ पर करेंगे। आफ्टर दैट आ जाता है कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है तो वो किसके कारण डिकम्पोज होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स और केमिकल्स बनते हैं। जैसे कि आपके जो पौधे हैं, एंड्स हैं, वो क्या करती हैं, एंड्स जब खुदाई करती हैं तो उसके साथ में अपने साथ में क्या छोड़ती जाती हैं, एसिड्स बनाती हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड्स बनाती हैं। ठीक है, वो फॉर्मिक एसिड क्या करता है, कुछ खनिज होंगे जो क्या होंगे, एसिड में घुलनशील होंगे। अब वो मान लीजिए किस टाइप के एसिड में, फॉर्मिक एसिड में घुलने वाला है, तो वो फॉर्मिक एसिड के साथ घुल जाएगा। ठीक, अब वो फॉर्मिक एसिड के साथ घुला, और घुलने के बाद वो जब घुल जाएगा तो वो अपनी जगह छोड़ देगा। जगह छोड़ देगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेस बन जाएगा। समझ में आया? फिर देन यही, तो इस तरीके से जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ये क्या होती है, एक दूसरे के साइमल्टेनियसली होती है। नेचर में क्या होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, कड़ियों की तरह बंधी होती है। तीनों अगर फिजिकल से चेंज होगा, कहीं केमिकल से चेंज होगा, कहीं बायोलॉजिकल से चेंज होगा, तो ये आपस में एक दूसरे, ये कंबाइंड प्रोसेस होती हैं। ये प्रोसेसेस हमेशा लगातार चलती रहती हैं, और इसी के कारण क्या होता है, आपकी मिट्टी जो है वो बनती है। और इसीलिए ये प्रोसेसेस क्या होती हैं, काफ़ी टाइम लगाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गई, 2 दिन में हो गई, 4 दिन में हो गई, काफ़ी बहुत बहुत दिन, साल, महीने लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। इसीलिए आपकी जो मिट्टी है, कहा जाता है कि जो आपकी मिट्टी है, 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ, और हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़ दें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।